बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खावर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। मैं आप सबको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ग्लोबल मैनेजमेंट है। ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक से लिया गया है। इसमें हम ग्लोबल मैनेजमेंट के दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जिनकी तफसील नीचे दी गई है। ग्लोबल मैनेजमेंट ऐसा फिनोमेना है जिसका ताल्लुक़ उन कंपनीज़ के साथ है, उन बिजनेसेस के साथ है जो कि एक मुल्क से ज़्यादा ममालिक में काम करती हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक मुल्क में, एक गांव में, एक शहर में काम किया करती थी, अब उनकी जो हुदूद हैं वो किसी ख़ास जियोग्राफी तक लिमिटेड नहीं है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकती है, वहाँ पे अपनी ब्रांच खोल सकती है, वहाँ के कस्टमर्स के साथ उसका कनेक्शन मुमकिन है, वहाँ के सप्लायर्स के साथ उसका राबता मुमकिन है। ये सब कुछ दौरे हाज़िर की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ है। तो आज हम ये देखें, इसी हवाले से हमने देखना है कि ग्लोबली जब ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं तो ग्लोबल इन्वायरमेंट होती क्या है, उसमें कंपनीज़ किस तरीके से काम करती हैं, ग्लोबली जो बिजनेसेस किए जाते हैं उनको करने का वो तरीक़ाकार क्या होता है। तो उसमें पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ योर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि आपका ग्लोबल जो है वो नुक्ता नज़र वो क्या है। बिजनेसेस, अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करते हैं तो चूँकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है तो यहाँ की जो लैंग्वेज है उसकी अहमियत उतनी नहीं जितनी इसके मुकाबले में इंग्लिश की है या चाइनीज़ ज़ुबान की है या दूसरे ममालिक की, जर्मन की है। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक वो तरक्की की मनाजिल तय नहीं की जो दूसरे ममालिक ने की हैं। जो मुल्क फ़नी तौर पे, इल्मी तौर पे और टेक्नोलॉजी के एतबार से तरक्की करते हैं, वही ममालिक उनकी लैंग्वेजेस भी उसी हिसाब से प्रमोट होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कारोबार करें तो आप उसको पाकिस्तानी ज़ुबान में कर सकते हैं, आप जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाएगी वो उर्दू ज़ुबान बोली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ के पाकिस्तान की ही कोई कंपनी अगर बाहर जाके ऑपरेशंस अपने करती है तो वो इस ज़ुबान में कारोबार नहीं कर सकेगी, उनको दूसरी ज़ुबान में उनको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वहाँ के लोगों को जब आप हायर करेंगे तो उनकी लैंग्वेज में उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको आपने जिस मुल्क में भी आपने काम करना है उसको सीखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। दुनिया के सबसे बड़ी मईशतों में इसका शुमार होता है। अब यूएसए जैसा मुल्क जो है वो मोनोलिंगुअलिज्म का वहाँ पे रवाज है कि वो लोग जो हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं और वो समझते हैं कि इंग्लिश ही जो है उनके लिए तरक्की का बायस है और उनको किसी और ज़ुबान की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जब तक दूसरी ज़ुबानें, वहाँ के लोग, वहाँ के कारोबारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर ये ज़ुबानें नहीं सीखते तो वो कामयाब नहीं हो सकते। अब इससे ग्लोबली जब आप काम करते हैं तो एक टर्म यूज़ होती है पैरोकियलिज़म। पैरोकियलिज़म एक ऐसा फिनोमिना है कि व्यूइंग द वर्ल्ड सोली विद वंस ओन आइज़ एंड पर्सपेक्टिव, कि जब आप दुनिया को अपनी एक मखसूस नुक्ता नज़र से देखते हैं जिसको आप नैरो माइंडेडनेस कह सकते हैं, तंग नज़री के साथ आप देखते हैं। ये फिनोमिना एक हर ऑर्गेनाइजेशन को और हर मुल्क के लोगों को ये फिनोमिना दरपेश है। ये फिनोमिना किसी भी शख्स, किसी भी इदारे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट का बायस बनेगा। क्योंकि ये नैरो माइंडेडनेस है कि आप समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सबसे बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को ये
और कौमों को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हर वो चीज़ जो किसी भी मुल्क, किसी भी शख्स, किसी भी लोग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है, उसको आपको अपनी ज़िंदगियों में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो पीपल विद पैरोकियल एटीट्यूड डू नॉट रिकग्नाइज दैट अदर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड वर्किंग। वो समझते हैं, उनको वो जो एटीट्यूड्स रखने वाले, पैरोकियल एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं, वो नहीं समझते कि वो किस तरीके से दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ और उनका काम वो किस तरीके से इनसे मुख्तलिफ है। दे इग्नोर अदर्स वैल्यूज़ एंड कस्टम्स, यानी वो दूसरों के रवाज, उनकी इक़दार, उसको वो इग्नोर करते हैं। दे अप्लाई एन एटीट्यूड ऑफ आवर्स इज़ बेटर दैन देयर्स, कि जो हम हैं हम उन दूसरों से बेहतर हैं। तो ये रवैया एक तंग नज़री का और कम इल्मी और कम फहमी का ये एक नज़रिया है। जो भी अदारा, शख्स या कौम ये नज़रिया रखती है, तो वो इसकी तरक्की में ये रुकावट बनता है। तो इस फिनोमिना को मद्देनज़र रखते हुए 3 पॉसिबल ग्लोबल एटीट्यूड्स बन सकते हैं। जो पहला एटीट्यूड है वो है जी एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड। द पैरोकियल बिलीफ दैट द बेस्ट वर्क अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस आर दोज ऑफ द होम कंट्री। होम कंट्री वो मुल्क है जहाँ पे किसी बिज़नेस के का जो मेन हेड क्वार्टर जहाँ पे है, वो होम कंट्री कहलाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मसलन अगर पाकिस्तान की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही है, उसके पास बाहर किसी मुल्क के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, या वो उसकी कोई और ब्रांच है किसी दूसरे मुल्क में, तो जो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग होंगे वही काम को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। फॉरेन एम्प्लॉइज़ अगर कोई दूसरे ममालिक के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं तो वो यहाँ पे दुरुस्त अंदाज में काम नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से इसका अपोजिट जो एटीट्यूड है वो है पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड। द व्यू दैट मैनेजर्स इन द होस्ट कंट्री नो द बेस्ट वर्क अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फॉर रनिंग देयर बिजनेस। कि अगर अब पाकिस्तान की कोई ब्रांच वहाँ पे बिलफर्ज अगर यूएसए में है किसी कंपनी की, तो पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड रखने वाले क्या समझते हैं कि अब जो चूँकि काम यूएसए में हो रहा है, तो यूएसए में जो आपके एम्प्लॉइज़ होंगे वही इस काम को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। पहला व्यू कि जो अगर पाकिस्तान में आपकी काम कर रहे हैं, तो बाहर के लोग जो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं वो इस माहौल, कल्चर, रस्म व रवाज, तौर तरीके उनको दुरुस्त अंदाज में चूँकि नहीं समझ सकते, लिहाजा जो यहीं के लोग होंगे वही बेहतर काम कर सकेंगे। और जो पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में आपकी ब्रांच है तो उस मुल्क के लोग ही जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाके बेहतर काम नहीं कर सकते, उसी मुल्क, उसी इलाके के लोग ही वहाँ बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। जो तीसरी अप्रोच है वो है जियोसेंट्रिक एटीट्यूड, a world oriented view that focuses on using the best approaches and people from around the world। अब ये एक आज़ादाना सोच है कि आप ये जिस मुल्क में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप कि पाकिस्तान में कंपनी है, दूसरे ममालिक में आप काम कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के लोग यहाँ पे आगे काम कर रहे हैं। इस सोच रखने वाले लोग, उनका ये नज़रिया ये है कि हर जगह पे बेहतर, समझदार, अक्लमंद, दाना लोग मौजूद होते हैं, तो किसी भी जगह से विदाउट एनी बाउंड्रीज़ ऑफ द ओरिजिन किसी भी जगह पे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर तौर लोग जहाँ पे भी मिले उनको आपको हायर करना चाहिए अपने बिज़नेस में। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ योर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो उसमें हमने ये पैरोकियलिज्म की बात की, जिसमें हमने 3 किस्म के एटीट्यूड्स देखे। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है जी अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, कि ग्लोबली जो ट्रेड होती है वो किस तरीके से ट्रेड सर अंजाम पाती है। ग्लोबल ट्रेड इज़ शेप्ड बाय 2 फोर्सेस। 2 फोर्सेस हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड की को शक्ल देती हैं, एक रीजनल ट्रेडिंग अलाइंसेस और ट्रेड मैकेनिज्म्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रीजनल ट्रेडिंग अलाइंसेस। ग्लोबल ट्रेड हैज़ चेंज फ्रॉम कंट्री वर्सेस कंट्री टू रीजन वर्सेस रीजन। पहले तो ग्लोबल ट्रेड में ये हुआ करता था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के मध्य मुकाबल था, अब ऐसा नहीं। अब उन्होंने अलाइंसेस बना लिए हैं जो कि रीजनल बेस्ड अलाइंसेस हैं। यानी जो जहाँ रीजन की अगर हम बात करते हैं, कंट्री तो एक मुल्क है, लेकिन रीजन में एक से ज़्यादा ममालिक आपस में मिल के
अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। वो एक दूसरे की मार्केट तक एक्सेस वो भी आसान हो गई, वहाँ के कस्टमर्स को वो अप्रोच कर सकते हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे की उनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके रीज़न्स देखते हैं जी। रीजन्स की जो फॉर्मेशन है वो कंट्री से रीजन्स की फॉर्मेशन क्यों हुई? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, के इस तरीके से उनकी जो मौशी तरक्की है उसको बढ़ाया जा सकता है। टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स, टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, के जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें मंगवाई जाती हैं तो उन पे टैरिफ्स और टैक्सेस लगते हैं, तो उनको वो अवॉइड करते हैं जब वो अलाइंसेस करते हैं। उसकी कोई पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं। बाज़ का ये होता है कि दो ममालक आपस में उनकी ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो जो एक मुल्क जो है वो किसी ऐसे मुल्क को अपने साथ मिलाता है ताकि वो सियासी तौर पे दूसरे मुल्क को अपने नीचे रख सके। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की है। अब पाकिस्तान और चाइना इनकी आपस में दोस्ती है, तो पाकिस्तान और चाइना की कोई भी जो आपस में अलाइंसेस और जो कोऑपरेशन होगा उससे इंडिया को हमेशा मसला ज़रूर दरपेश होगा, क्योंकि दोनों उसको जो है वो एक दोस्ती की नज़र से नहीं देखते। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी रीजंस हो सकती हैं, इसकी वजह से अलाइंसेस फॉर्म किए जाते हैं। तो ये हम यहाँ पे कुछ अलाइंसेस देखते हैं। जो सबसे दुनिया का जो सबसे बड़ा अलाइंस है जिसने ग्लोबली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, दैट इज़ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप ऑफ 28 डेमोक्रेटिक यूरोपियन कंट्रीज़, यानी 28 जमहूरी ये यूरोपीय ममालिक हैं जिनकी आपस में एक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप से ये वजूद में आई। क्राइटेरिया उनका ज्वाइनिंग का क्या था, यानी कौन से ममालिक इसमें शामिल हो सकते थे? जो कि जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो तर्ज़ हुक्मरानी हो, यूज़ ऑफ लॉ, के लॉ को का जो है वो इस्तेमाल हो और उसका रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब मार्केट इकॉनमी, यानी फ्री मार्केट इकॉनमी के आप मार्केट को जो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं उसके मुताबिक ही आपने रहने देना, उनको कंट्रोल नहीं करना। एडहेरेंस टू द यूरोपियन यूनियंस गोल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, यानी जो उन्होंने अपने गोल सियासी और मुआशी इत्तेहाद के जो उन्होंने मकासद रखे उनके वो मुताबिक चलें। व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय 12 मेंबर्स इन 1992, यानी 1992 में 12 मेंबर्स ने इसको तश्कील दिया था। इट्स गोल वाज टू रीअसर्ट द रीजनल इकोनॉमिक पोजीशन अगेंस्ट यूएस एंड जापान। अब देखें कि यूएस और जापान के मुकाबले में वो चाहते थे कि अकेले अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक अलायंस बनाया ताकि इनका मुकाबला जो है वो कारोबारी हवाले से किया जा सके, तो पॉलिटिकली भी उनको बेनिफिट हो, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हो। बिफोर दिस यूनियन दे हैड बॉर्डर कंट्रोल्स, के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होती थी। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान से आप यूएसए में जाना चाहें या चाइना में जाना चाहें तो आपको वीज़े की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पूरे यूरोप में किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं। टैक्सेस का इशू था, वो एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाते थे, बाद का सब्सिडीज़ दी जाती थी। सब्सिडीज़ में फिर समटाइम्स ये होता है कि आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो बाहर वाली जो ममालिक हैं उनकी चीज़ें यहाँ पे वायबल नहीं रहती, तो उनको नुकसान होता है दूसरे मुल्क की इंडस्ट्री को। नेशनलिस्टिक पॉलिसीज़, वो जो भी पॉलिसीज़ थी वो अपने मुल्क को मद्देनज़र रख के उन्होंने बनाई हुई थी, और प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ को वो अपनी अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब ये जितनी भी हमने बातें की हैं यूनियन से पहले, दीज वर बैरियर टू ट्रैवल, यानी आपको ट्रैवलिंग मुश्किल थी, वीज़े का हसूल, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी, यानी ये एक हर्डल थी। एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इजी नहीं थी। इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मुश्किल था, और ट्रेड आपकी मुश्किल थी। क्यों? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स प्रिवेंटेड यूरोपियन कंपनीज़ फ्रॉम अचीविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसीज़, कि उनके लिए जो कॉस्ट हैं वो एफिशिएंट फिर वो नहीं रहती थी, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी जब वहाँ पे बैरियर्स थे। तो इन बैरियर्स को रिमूव करने से वो इकोनॉमिकली कंपनीज एफिशिएंट होना शुरू हुई। अब अनदर स्टेप टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप इज़ कॉमन करेंसी, जो कि यूरो है। अब जब शुरू हुआ तो उस वक्त वो कॉमन करेंसी उन्होंने नहीं रखी थी, अब उन्होंने अपनी करेंसी भी कॉमन कर ली है, तो वहाँ पे करेंसी को कन्वर्ट करना, एक्सचेंज रेट के इश्यूज़, उनसे उनकी जान छूट गई कि उन्होंने कॉमन करेंसी डिवाइस कर ली यूरो, और ये एक जो है बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। वहाँ पे अब इनके लिए ट्रेड में, बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा सहूलियात हुई इस करेंसी की वजह से।
यूनिफाइड यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे उन्होंने फिर इस हवाले से कोशिश की, जिसमें अभी तक मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हो भी नहीं सके, कुछ हद तक वो कामयाब हुए भी हैं और इस पर अभी भी काम चल रहा है कि यूनिफाइड यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिस तरह एक मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी तरीके से वो एक पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेटी डिज़ाइंड टू स्ट्रेंथन यूरोपियन यूनियन एंड गिव इट अ फुल टाइम प्रेसिडेंट, कि इसका एक फुल टाइम प्रेसिडेंट हो। और उसमें आपको पता है कि अब उनकी एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी बन चुकी है। टू प्रोवाइड अ कॉमन लीगल फ्रेमवर्क एंड टूल्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड, ताकि इसके अंदर वो जो बदलती हुई दुनिया के जो चैलेंजेस पेश आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए वो एक लीगल फ्रेमवर्क जो है उनको मुहैया किया जा सके। टू प्रोवाइड कॉमन फॉरेन पॉलिसी, और उनकी एक मुश्तरका खारजा पॉलिसी हो। अब यूरोपियन यूनियन में जो एक मुल्क, बड़ा अहम मुल्क और पूरी दुनिया में वो एक उसकी अहमियत है, वो है यूके। यूके ने यहाँ 2016 से वो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, वो ब्रेक्सिट की सूरत में वो सामने आया। उन्होंने उस वक्त से ये कहा कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, तो अब वो यूरोपियन यूनियन से अलग होने में कामयाब भी हो चुके हैं। वो ये समझते थे या समझते हैं कि वो उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे, तो वो एक वाहिद मुल्क है जो कि इस यूनियन से बाहर आया है। बाकी ममालिक उसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में हैं, एक दूसरे से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा जो अलायंस है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा एंड अदर लैटिन अमेरिकन एग्रीमेंट्स। जो लातीनी अमेरिका में जो दूसरे और भी एग्रीमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नेफ्टा सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। नेफ्टा ये 1992 में यूएस, कनाडा और मेक्सिको के दरमियान आया। यहाँ से इनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ी। इस अलायंस ने भी इन ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। आपस में उनकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इस एग्रीमेंट के बाद बढ़ी। उसके बाद है कैफ्टा, सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी 1992 में हुआ अमंग यूएस, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ। अब ये एक और एग्रीमेंट है। उसके बाद है टीपीए, ट्रेड प्रमोशन एग्रीमेंट 2012, ये बिटवीन यूएस और कोलंबिया, इन दो ममालिक के ये दरमियान हुआ। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि जो अलाइंसेस ममालिक आपस में कर रहे हैं, जो कि तमाम ममालिक इससे जो इस एग्रीमेंट में शामिल होते हैं अलायंस में, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा जो अलायंस है जी, वो जो इस वक्त मौजूद है दुनिया में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। ये 10 साउथ एशियन ईस्ट नेशंस हैं, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, कंबोडिया और थाईलैंड में है। इसमें फिर लेटर ऑन एशियन +3, उसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया भी शामिल हुए। फिर उसके बाद एशियन +3 में, यानी इसी के अंदर जो है वो शामिल किया गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियंस बिगेस्ट प्रॉब्लम वो है जी, इंडिविजुअल मेंबर्स हैवंट बीन विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर कॉमन गुड, कि इनके आपस में जो अलायंस है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। उसकी एक वजह यह है कि जो इनफरादी मेंबर जो ममालिक हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो मुश्तरका मफादात को हासिल करने में उनका जो कुछ ज़ाती मफादात हैं उसको कुर्बान करने के लिए वो तैयार नहीं, तो इसने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की। अब जी अदर ट्रेड अलाइंसेस, जो दूसरे मज़ीद कोई पूरी दुनिया में ट्रेड अलाइंसेस हैं, उनमें से चंद अहम, उसमें एक है जी 54 नेशन अफ्रीकन यूनियन, जो 2002 में ये आया। 54 ममालिक के दरमियान। अफ्रीका एक बैकवर्ड कॉन्टिनेंट्स में इसका शुमार होता है, तो इसके साथ इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इसका मकसद था जी टू बिल्ड एन इंटेग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका, के जो ऐसा अफ्रीका इससे वजूद में आए कि जो तरक्की करे, खुशहाल हो और मफादात अपने वो कॉमन मफादात को रखते हुए मिलजुल के काम करें। एक ऐसा अफ्रीका जो कि डेमोक्रेटिक हो, यानी ये इनके टारगेट थे, उसमें ये बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, 5 ममालिक के दरमियान EAC इसको बोला जाता है। बुरुंडी, कीनिया, रवांडा, तंजानिया और युगांडा के दरमियान है। इसके बाद सार्क, इसमें पाकिस्तान शामिल है जी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 2006 में इसकी बुनियाद रखी गई। उसमें है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये भी एक रीजनल अलायंस है। उसके बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP 2015 में, ये 12 ममालिक के दरमियान है, कि इसमें US, मैक्सिको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और उसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं वो हैं न्यूजीलैंड,
ब्रुनाई, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। अब ये एक अलायंस है, ये अलायंस दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस तस्वर किया जा रहा है। ये हो गया जी पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट में कि रीजनल ट्रेडिंग अलायंस। अब दूसरा इसमें जो टॉपिक है कि ग्लोबल ट्रेड जो हो रही है उसमें एक रीजनल ट्रेडिंग अलायंसेस जो है ग्लोबल ट्रेड में स्टिमुलस की हैसियत रखते हैं। दूसरे नंबर पे है ये ट्रेड मैकेनिज्म, इसको समझना ज़रूरी है। अब ट्रेड मैकेनिज्म कि आप जो ये रीजनल अलायंसेस हुए हैं, जो इससे ट्रेड तो बड़ी है, लेकिन ये ट्रेड इसकी कोई ना कोई कंट्रोल है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस है, इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी मदद से इनको कवर किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म इट इंश्योर्स दैट ट्रेड कंटिन्यूज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि एक मैकेनिज्म सब ममालिक ने मिलजुल कर वजह की कि ताकि जो ट्रेड है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसकी चलाव को यकीनी बनाया जाए। उसमें ये कुछ हैं जी अदारे जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मिलजुल के ग्लोबल ट्रेड को के होने को मुमकिन बना रही हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इट वाज फॉर्म्ड इन 1995 एंड इट इवॉल्व फ्रॉम GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये इसकी इब्तदाई शक्ल थी एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। अब वहाँ से ये 1995 में WTO के नाम से जानी जाती है। इसका गोल ये है, गोल ऑफ WTO इज़ टू हेल्प कंट्रीज कंडक्ट ट्रेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स, कि उसने रूल्स सिस्टम ऑफ रूल्स वजह किए हैं। उन सिस्टम उन रूल्स के तहत WTO चाहती है कि जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड को सरअंजाम दें। तो जहाँ पे भी कोई मसला आता है दो ममालिक के दरमियान ग्लोबल ट्रेड के अंदर, तो वो WTO में से रुजू करते हैं और WTO मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक को जहाँ पे वो गलत होते हैं उनको अपनी बात मनवाने में कामयाब भी रही है। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ये एक बड़ा मशहूर और जाना पहचाना नाम है कि वर्ल्ड जो IMF है ये भी अपने मेंबर कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है टेक्निकली और फाइनेंशियली। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 188 countries that promotes international monetary cooperation and provides advice, loans and technical assistance, के लोन्स भी देती है, माली मामनत करती है और साथ में उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है कि किस तरीके से वो ममालिक अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान भी रिसेंटली जो है वो अभी भी पाकिस्तान ने लोन भी लिया है IMF से, और बहुत से दूसरे ममालिक भी जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इससे मुआवनत लेते रहते हैं। तीसरा जी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी अपने जो ममालिक हैं और उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। तो वर्ल्ड बैंक इट इज़ अ ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ 5 क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप में जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें एक है जी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और 5वीं है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। यानी ये 5 इसके मज़ीद इदारे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की असिस्टेंस टेक्निकल और फाइनेंशियल जो है उसमें करने में ये मुआवनत करते हैं। चौथे नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। ये भी एक बहुत अहम इदारा है इंटरनेशनल ट्रेड की स्मूथ जो है वो रनिंग का। एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इट्स 34 मेंबर कंट्रीज अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है जी ये है हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।